सोचिए, आज से 4500 साल पहले एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जिसने वैश्विक इतिहास की पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में हम सिंधु घाटी सभ्यता के उसी गहरे इतिहास और उनकी उस शानदार नगर योजना के रहस्यों को खंगालने वाले हैं जो आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। तो इस पूरे सफर को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे इतिहास में आए उस बड़े बदलाव से, और फिर उनके भौगोलिक विस्तार, कमाल की नगर योजना, वास्तुकला और आखिर में उनकी कला और व्यापार को समझेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, इतिहास में एक बड़ा बदलाव। देखिए, 19वीं सदी में दुनिया का नजरिया एकदम अलग था। एक तरफ औपनिवेशिक सोच थी, जहां जेएस मिल जैसे विचारकों का सहिष्णु साम्राज्यवाद और व्हाइट मैन्स बर्डन का सिद्धांत ये दावा करता था कि पूरब के लोग असभ्य हैं। लेकिन दूसरी तरफ एएसआई की खुदाई ने एकदम अलग ही पुरातात्विक वास्तविकता दुनिया के सामने रख दी। उन्हें 4500 साल पुरानी एक ऐसी उन्नत शहरी सभ्यता मिली जो उस वक्त फल फूल रही थी जब दुनिया के कई हिस्से सच में बर्बरता से जूझ रहे थे। एकदम आमने सामने का टकराव था ये। इस सभ्यता की खोज की टाइमलाइन भी अपने आप में एक कहानी है। शुरुआत 1842 में हुई, जब चार्ल्स मैसन ने पहली बार हड़प्पा के खंडहरों का जिक्र किया। लेकिन असली कामयाबी मिली 1921 और 1922 में, जब दयाराम साहनी और आरडी बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई कर इतिहास रच दिया। और ये सिलसिला आज़ादी के बाद भी नहीं रुका। 1990 में आरएस बिष्ट ने धोलावीरा में नए शिलालेख खोजकर इसमें एक नया अध्याय जोड़ दिया। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 350 हेक्टेयर। ये भारत में मौजूद राखीगढ़ी साइट का आकार है। 2014 में वसंत शिंदे द्वारा की गई इस खुदाई ने तो 300 हेक्टेयर में फैले विशाल मोहनजोदड़ो को भी पीछे छोड़ दिया, और ये इस सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात साइट बन गई। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर और देखते हैं कि इस सभ्यता का विकास कैसे हुआ और ये कितनी दूर तक फैली थी। इतिहासकार इस पूरी सभ्यता के सफर को 4 साफ चरणों में बांटते हैं। शुरुआत हुई थी खानाबदोश जीवन से, जब लोग धीरे धीरे खेती की तरफ मुड़े। फिर बड़े गांव बसने लगे और 2600 ईसा पूर्व आते आते ये अपने सबसे चरम शहरी दौर यानी परिपक्व हड़प्पा में पहुंच गए। अंततः 1900 ईसा पूर्व के बाद से इसका रहस्यमय पतन शुरू हो गया। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो वो सच में अकल्पनीय था। सिंधु और रावी नदियों के सहारे पनपी ये सभ्यता उत्तर में मांडा से लेकर एकदम दक्षिण में दैमाबाद तक फैली थी। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि व्यापार के लिए इन्होंने आधुनिक अफगानिस्तान के शौर्तुघई तक में अपनी एक कॉलोनी बसा रखी थी। चलिए, अब इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से यानी तीसरे भाग पर आते हैं, इनकी गजब की नगर योजना। इनके शहरों की बनावट हमें इनके समाज के बारे में बहुत कुछ बताती है। पश्चिम की तरफ ऊंचाई पर एक किलेबंद गढ़ होता था जो शायद शासकों या खास लोगों के लिए था। वहीं पूर्व में नीचे की तरफ ईंटों के छोटे घरों वाला निचला शहर था, जहां शायद आम लोग रहते थे। ये एक स्पष्ट सामाजिक बंटवारा दिखाता है। हालांकि कुछ दिलचस्प अपवाद भी थे, जैसे धोलावीरा, जहां पत्थर की वास्तुकला देखने को मिलती है, और वहां एक मध्यम शहर भी मौजूद था। और इनकी सड़कें बिना किसी आधुनिक जीपीएस या लेजर तकनीक के लगभग सारी सड़कें एक दूसरे को एकदम समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थी। इसे ग्रिड सिस्टम कहते हैं। ये एक ऐसी अविश्वसनीय शहरी दूरदर्शिता थी जिसे चंडीगढ़ या न्यू रायपुर जैसे आज के आधुनिक शहर भी हासिल करने की कोशिश करते हैं। इनकी साफ सफाई की व्यवस्था तो आपको और भी हैरान कर देगी। हर घर से गंदा पानी वर्टिकल पाइपों के जरिए सड़कों की पक्की और ढकी हुई नालियों में जाता था, और कचरे को फंसाने के लिए बीच बीच में छोटे ट्रैप्स बने थे ताकि सफाई आसानी से हो सके। सोचिए, आज के स्वच्छ भारत मिशन जैसी भविष्यवादी सोच इन्होंने 4500 साल पहले ही हकीकत में बदल दी थी। सड़कों और नालियों के अलावा चौथा भाग हमें इनकी प्राचीन वास्तुकला की बेहतरीन मिसालों तक ले जाता है। मोहनजोदाड़ो का द ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार इनकी इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। 6 बाय 12 मीटर का ये पूरा ढांचा पक्की ईंटों से बना था, और सबसे बड़ी बात, बिना पत्थर का इस्तेमाल किए सिर्फ बिटमिन यानी कोलतार का लेप लगाकर इन्होंने इसे पूरी तरह से वाटरप्रूफ बना दिया था। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक या पवित्र स्नान के लिए किया जाता था।
और सिर्फ स्नानागार ही नहीं, अनाज के भंडारण के लिए बनाए गए इनके विशाल अन्नागार भी बहुत अहम है। मोहनजोदड़ो की ग्रेट ग्रैनरी और हड़प्पा के 6 अन्नागार, जिनके साथ श्रमिकों के रहने के लिए बाकायदा 2 कमरों वाले बैरक भी थे। ये इमारतें चीख चीख कर बताती हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था कितनी सुसंगठित थी। ये लोग टैक्स के रूप में अनाज इकट्ठा करते थे और उसे सुरक्षित रखने की पूरी तकनीक जानते थे। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, इनकी कला, शिल्प और व्यापार। यही वो चीजें हैं जो हमें इनके रोजमर्रा के जीवन और मान्यताओं के सबसे करीब ले जाती हैं। चन्हूदड़ो और बालाकोट जैसे शहरों के कारीगरों की महारत सच में देखने लायक थी। चाहे वो स्टेयरटाइट पत्थर से बनी आधी बंद आंखों और खूबसूरत शॉल वाले दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति हो, लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनी कांसे की डांसिंग गर्ल हो, या फिर टेराकोटा मिट्टी की मातृ देवी की मूर्ति, हर एक कलाकृति इनके बेहतरीन हुनर का सबूत है। व्यापार की बात करें तो इनकी रीढ़ थीं ये मोहरें, यानी सील्स। ये मुख्य रूप से स्टीयरटाइट पत्थर से बनती थीं और एक तरह से व्यापार की गारंटी या पासपोर्ट का काम करती थीं। मोहनजोदड़ो से मिली पशुपति मोहर तो सबसे ज्यादा मशहूर है, जिस पर हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा उकेरे गए हैं। इन्हीं मोहरों के दम पर सूसा और उर जैसे सुदूर मेसोपोटामिया के शहरों के साथ इनका जबरदस्त जमीनी और समुद्री व्यापार चलता था। एक और कमाल की चीज, नंबर 16। उनका गणितीय सिस्टम बहुत विकसित था और उनके वजन और माप के सारे पैमाने 16 के गुणकों पर आधारित थे। और ये मानक इतना सटीक था कि ये आधुनिक भारतीय इतिहास में भी 16 आने वाले रुपये के रूप में लंबे समय तक जीवित रहा। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर 4500 साल पहले कोई सभ्यता इतनी गजब की शहरी पूर्णता हासिल कर सकती थी, तो फिर वो क्या वजहें थीं? शायद कोई पर्यावरणीय बदलाव या कुछ और, जिन्होंने उन्हें अपना घर छोड़कर गंगा घाटी की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। और जरा सोचिए, ऐसी हजारों साइट्स अभी भी हैं जिनकी खुदाई नहीं हुई है। उनके नीचे ऐसे और कौन से अनकहे रहस्य दबे होंगे जो एक दिन फिर से इतिहास बदल देंगे।